स्टूडेंट्स लेक्चर 82 स्टार्ट। ये आपने आज होमवर्क करके लाना है। चैप्टर 19 में निकालें क्वेश्चन 13। चैप्टर 19 क्वेश्चन 13 पेज नंबर 370। डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आई स्पेशलिस्ट। तो ये कौन सी इनकम कमा रहा है? लीडिंग आई स्पेशलिस्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैसे? ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक। नौकरी नहीं करा कहीं, ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक। तो प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, इसलिए ही इज अर्निंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें इसकी रिसीट्स आ रही हैं और पेमेंट्स आ रही हैं, सही है। तो कंसल्टेंसी फी और इनकम फ्रॉम सर्जरी, इसके लिए सेल होगा या रेवेन्यू भी आप कह सकते हैं इसको। सेल भी कह सकते हैं, रेवेन्यू भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। कुछ मरीजों को सिर्फ देखता होगा, गोलियां दे के पैसे लेता होगा, गोलियां कराता नहीं होगा, देता होगा। और कुछ मरीजों को लिटा लेता होगा और उनका ऑपरेशन करता होगा। तो ये इसकी सेल आ रही है। फिर आगे प्रॉपर्टी इनकम भी, अदर इनकम भी आई, और ये इसके खर्चे आ रहे हैं। कोई क्लिनिक का रेंट वगैरह है, घर के खर्चे हैं, और मोटर कार, और ये सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, इस सवाल में देखिए नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, ऐसे ही है ना, नेट प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया हुआ। आपको पता है आमतौर पे सवाल कैसे होते थे? सेल आ रही होती थी, खर्चे आ रहे होते थे, नीचे नेट प्रॉफिट दिया होता था। तो ये सवाल ना हमने जो कल नई मेथोडोलॉजी सीखी है ना, उससे करेंगे। सेल में से अलाउड खर्चे माइनस कर देंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो अब आप लिखें इस सवाल के ऊपर, यहाँ पे इस सवाल में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल पता है ना इसकी क्या होगी, मैंने बता दी, कंसल्टेशन फी और सर्जरी वगैरह। इस सवाल में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम सेल से स्टार्ट करेंगे और अलाउड खर्चे माइनस करेंगे। कौन से? अलाउड खर्चे। सही है। अब डिस्कशन इसकी, अब मैं आपको सेंड ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। फिर अब ऑब्वियसली यार ईद की भी 6 छुट्टियां आ रही हैं, अगस्त में मिड तक लेके जाना है काम, 14 अगस्त तक। तो मैं सेंड कर दूंगा, जो मसला है फिर मेरे से पूछना कल। ऐसा कर लेते हैं, तो कितने लोग इसको देख लेंगे डिस्कशन को। अब मैं सेंड कर दूंगा, करने के बाद या करने से पहले? करने के बाद देख लीजिएगा। अच्छा, ये सेल में से बताएं, ये जो मोटर कार और सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह माइनस करेंगे या इनकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? मोटर कार की कॉस्ट और सर्जिकल इक्विपमेंट की परचेज की कॉस्ट माइनस करेंगे या इनकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन ना आपने सवाल में निकालनी नहीं है। 0.5 पढ़े जरा। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट अंडर थर्ड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स। वो जो टेबल में रेट्स दिए हुए ना, उस टेबल का नाम मैंने आपको आज तक बताया नहीं। डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए ना बिल्डिंग के लिए 10, उस टेबल का नाम है थर्ड शेड्यूल। उस टेबल का क्या नाम है? अंडर इनकम टैक्स। अच्छा, कुछ बच्चे बताया करते हैं कि डेप्रिसिएशन तो टैक्स वालों की गिवन है, ये टैक्स डेप्रिसिएशन है, ये टैक्स डेप्रिसिएशन है। क्यों? अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लिखा है, तो ये अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन नहीं है। कुछ बच्चे बताया करते हैं, वो रेट लगा के चेक कर रहे होते हैं ऊपर से, कॉस्ट रेट नहीं है। सर ये कहां सर ये कोई चक्कर है सर? ओ भाई नहीं चक्कर, बस सवाल वाले ने जब दे दिया तो आपने रेट लगा के चेक नहीं करना कि उसने सही रेट लगाए हैं, गलत रेट लगाए हैं। गाड़ी की कॉस्ट पकड़ लें, उसके ऊपर आप फैक्टर लगा रहे हो 50% वाला, फिर नहीं करना। जब सवाल में टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन गिवन है तो कॉस्ट पे रेट लगा के चेक करने की जरूरत। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, ये सवाल ना 2012 में आया था, तब डेप्रिसिएशन के रेट भी थोड़े डिफरेंट थे। तो 2012 में सवाल आया था, उसका रेट डिफरेंट थे, तो चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, बस इसी डेप्रिसिएशन को आप यूज कर लीजिएगा। तो बताएं आप क्या करना है, बार बार बोले। सेल में से अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। बाकी ये इनकम प्रॉपर्टी वाला देख लेंगे, पुराना किराएदार जा रहे हैं, नया आ रहा है, ये तो हो जाएगा ना, ये अलग बात है, ये ट्राई कर लीजिएगा। चलें जी, ये तो आपका होमवर्क हो गया। कोई डोनेशन भी यार ये दे रहे हैं, डोनेशन भी देख लीजिएगा, इसका क्या करना है, हो जाएगा मुझे उम्मीद है। अच्छा चलें जी, निकालें सेल्स टैक्स। हाँ यार, वो थर्ड शेड्यूल में, इधर तो थर्ड शेड्यूल वो कौन सा वाला है, इधर तो वो 19 आइटम्स वाला थर्ड शेड्यूल है सेल्स टैक्स में, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। इनको लिंक नहीं, आपस में नहीं मिक्स करना। साथ वालों के घर का खाना और हमारे घर का खाना एक ही, अम्मी वो बोले हैं, हाँ दो ही डिफरेंट है ना। इसी तरह थर्ड शेड्यूल। जी मोहतरम, 28 में सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरर विद रिटेलर के साथ। अच्छा मैं वो ना आपका सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, क्लास के एंड पे पूछ लेना,
मैं एंटरटेन करूंगा, इधर ही हूँ। अच्छा हजरात आगे आ जाएं, पेज 441, पेज 441 किसकी? हाँ लग्जरी सीट्स फेडरल एक्साइज की एक मिसाल दी थी आपको। हाँ छोड़ 5AA कंपनी, कंपनी सेम एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, पर्सन मीन इंडिविजुअल, कंपनी एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, उसी तरह की चीजें देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा उधर से। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, ये हम पेज 441 पे, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स मींस टैक्स लगा अंडर प्रोविंशियल लॉज, यानी सूबे के लॉज, और विच आर डिक्लेयर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू बी प्रोविंशियल लॉज, जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोविंशियल लॉज कहा हुआ है। सेल्स टैक्स का लफ्ज़ कहते हैं बार बार यूज होगा, इससे हमारा टैक्स भी होता है। ये जो एडिशनल पेमेंट और डिफॉल्ट से चार्ज है ना, इन दोनों को कहते हैं लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, इन दोनों को कहते हैं लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को आपको लिखने की जरूरत है ये। अच्छा फाइन भी सेल्स टैक्स होता है, कोई पेनल्टी पे करते हैं ये भी सेल्स टैक्स है, एनी सम पेएबल अंडर दैट, और कोई भी पैसे इस लॉ में जो पे करने हैं दैट इज ऑल सेल्स टैक्स। उल्टा करके रख देना वरना तो फिर ये। अच्छा रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन निकालें चैप्टर 23, पहला सफा। अच्छा भाई ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज आपको पहली दफा दिया जा रहा है। एक आपके जहनों में सवाल भी होगा कि जैसे हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था 0 से 4 लाख वाले ने टैक्स देना है, नहीं देना, बाकियों ने टैक्स देना है, तो इनकम टैक्स में ऐसा पढ़ा था, सेल्स टैक्स में क्या ऐसा है? तो आज आपको पहली दफा बताया जाने लगा सेल्स टैक्स में किस किसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। सेल्स टैक्स के लॉ के तहत किस किसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है सेल्स टैक्स के लॉ के तहत। देखना शुरू करने जी। मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, इंपोर्टर, होलसेलर, कमर्शियल एक्सपोर्टर, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना है। जो चीजें बना के बेच रहा है उसने भी, जो चीजें खरीद के बेच रहा है उसने भी, इंपोर्टर ने भी, होलसेलर ने भी, डीलर ने भी, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी, कमर्शियल एक्सपोर्टर ने भी। कमर्शियल एक्सपोर्टर कौन होता है? जो बना के बेच रहा हो चीजें या खरीद के बाहर के मुल्क में बेच रहा हो? खरीद के, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर होता तो फिर वो साथ लिखता। कमर्शियल से क्या मुराद है? खरीद के बेच रहा है। कमर्शियल का मतलब है यहाँ ट्रेडर, यानी पाकिस्तान से चीजें खरीदता है और बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर देता है। बना के नहीं बेच रहा, क्या करके बेच रहा है? खरीद के बेच रहा है। तो इन 5-6 लोगों ने अपने आप को सेल्स टैक्स के लॉ में क्या कराना है? रजिस्टर। अच्छा ये जो इंपोर्टर्स है ना, और होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब ने अपने आप को रजिस्टर कराना है। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन सुन लें। मैन्युफैक्चरर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है तब जब वो छोटी इंडस्ट्री नहीं है। अगर वो छोटी इंडस्ट्री है तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। छोटी इंडस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं। इसमें 10 से कम एम्प्लॉइज होते थे, 10 या उससे कम एम्प्लॉइज होते थे। इसकी सेल साल की 30 लाख से कम होती थी और ये किसी घरों के करीब करीब खुली होती थी और इंडस्ट्रियल मीटर नहीं लगा होता था, रेजिडेंशियल मीटर इनके घर के बाहर लगा होता था। तो अगर कोई छोटी सी इंडस्ट्री है उसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं कराना। तो यहां से आज आपको एक बहुत बड़ी बात पता चली जो गौर से सुनिएगा। कॉटेज इंडस्ट्री वाले, छोटी सी इंडस्ट्री वाले अगर कोई बल्ब बना रहे हैं तो ये 100 का बल्ब 100 में बेच दें, कोई मसला नहीं। 7-8 इनके एम्प्लॉइज हैं, 25-26 लाख इनकी साल की सेल है, घरों के बीच में इन्होंने कोई फैक्ट्री खोली हुई है, तो ये 100 का बल्ब 100 का बेच दें, कोई पूछने वाला नहीं इनको पाकिस्तान में। बल्कि हुकूमत ने खुद आगे बढ़ के इनको रिलैक्स किया कि तुम क्या हो, छोटी सी इंडस्ट्री हो। लेकिन डॉलेंस, होंडा की सेल साल की 30 लाख से ज्यादा होगी। ओ भाई एक गाड़ी 30 लाख से ज्यादा है तो साल की सेल तो पता नहीं करोड़ों अरबों में होगी। दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो मैन्युफैक्चरर सबने रजिस्टर कराना है या छोटे वालों ने नहीं कराना? पॉइंट ए हो गया, बी अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, सी हो गया, डी हो गया, एफ में आए। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे सेल्स टैक्स का पहला एग्जाम लेवल का, फिर आपको होमवर्क में सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल आपसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सपोर्टर जो है ना, एक्सपोर्टर, इसको आज न्यूमेरिकल में मुझे याद कराइएगा, मैं आपको बताऊंगा। हमेशा ही रिफंड मिलता है क्योंकि हुकूमत इससे बहुत खुश होती है। एक्सपोर्टर को हमेशा क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। अगर एक्सपोर्टर रिफंड चाहता है, कल आपको याद है एक्सपोर्टर की सेल हमने 0 रेट बताई थी कि 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में बेच दें। एक्सपोर्टर की सेल क्या बताई थी? 0 रेट। अगर एक्सपोर्टर रिफंड चाहता है
तो ये भी आके हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन रिफंड, जो रिफंड चाहता है वो भी आके अपने आप को रजिस्टर करवा ले। और कौन सा एक्सपोर्टर पागल है जो रिफंड नहीं चाहेगा? हर एक्सपोर्टर रिफंड चाहेगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, सर यहाँ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर क्यों नहीं लिखा हुआ उसने? वो भी तो रिफंड मांग सकता है। वो मैन्युफैक्चरर असल में ऊपर कवर हो जाता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर के साथ आगे उसने कुछ भी नहीं लिखा तो उधर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर भी कवर हो जाता है। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, बस ये लफ्ज़ आपने इतना याद रखना है। एक्सपोर्टर अगर अपने आप को रिफंड चाहता है तो सेल्स टैक्स में आके क्या करा ले? रजिस्टर करवा ले। अच्छा, पॉइंट ई अगेन एक दो पॉइंट आपको होता है पता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना पड़ता है। वो जो लग्जरी सीट्स वाला था ना कल, वो फेडरल एक्साइज लॉ तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमने भी ऊपर ऊपर से पढ़ा था। वो जो लग्जरी सीट्स वाला था, उसने 2 लाख वाली सीट्स 2,34,000 की बेची थी, उसमें उसने 34,000 टैक्स डाल के बेचा था। तो अगर लग्जरी सीट्स बेचने वाला भी अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, उसे अपने आप को आके रजिस्टर करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसने 2 लाख वाली कुर्सियां 34,000 सेल्स टैक्स डाल के नहीं बेचनी, 2 लाख वाली कुर्सियां 34,000 फेडरल एक्साइज डाल के बेचनी है। पढ़े, अ पर्सन required to be registered for the purpose of any tax collection, any tax, sales tax की बात नहीं हो रही, for the purpose of any tax collection as if it were a sales tax। ये लाइन कल पढ़ी थी, इन सेल्स टैक्स मोड वहां लफ्ज पढ़ा था शायद, इन सेल्स टैक्स मोड। यहां क्या लफ्ज लिखा हुआ है? जैसे कि ये सेल्स टैक्स है, बिल्कुल सेल्स टैक्स। 2 लाख वाली कुर्सियां सेल्स टैक्स की बजाय फेडरल एक्साइज डाल के 2,34 की बेच देगा। तो पढ़ें, अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, हजरात ये सेल्स टैक्स नहीं है, अंडर एनी अदर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एनी टैक्स। और हमने कहा ये तो कौन से टैक्सेस हैं यार, फेडरल प्रोविंशियल लॉज के टैक्सेस, हमें तो नहीं पता चल रहा। और कहते हैं छोड़ो यार, एज इफ इट वर अ सेल्स टैक्स, ये बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह ही लिए जाते हैं, कहते हैं आप ज्यादा मत सोचो। तो ये उनके लिए बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ जरा हिम्मत करके याद करना पड़ेगा। पॉइंट ई, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको घर में। आगे आ जाइए पॉइंट बी, रिटेलर्स का एक बड़ा फड्डा है। रिटेलर्स में भी 2 कैटेगरीज हैं, कुछ छोटे रिटेलर हैं, कुछ बड़े हैं। छोटों को इधर हुकूमत छोटे रिटेलर्स को भी नहीं छोड़ती, मैन्युफैक्चरर तो छोटों को छोड़ दिया ना, रिटेलर छोटे वालों को भी नहीं छोड़ती। रिटेलर छोटे और बड़े हैं, छोटों को हुकूमत ने पकड़ लिया हुआ है एक और तरीके से, उन्हें सेल्स टैक्स के लॉ में रजिस्टर कराने की अपने आप को जरूरत नहीं। छोटे छोटे रिटेलर्स को हुकूमत ने आजकल ऐसे पकड़ा हुआ है कि इनके बिजली के बिल में सेल्स टैक्स डाल के भेज देते हैं। छोटे रिटेलर्स ने शुरू में तो बड़ा रोला डाला था, यार सेल पे 17 लगता है, तुम लोग बिजली के बिल में डाल के भेज रहे हो, तो कोई तुक्की नहीं, सेल पे लोग 17 लगाते हैं। हुकूमत ने कहा बस चुप हो जाओ, 20-30 हजार लम्स हम तुम्हारे बिलों में डाल दिया करेंगे, वो मुकमुका कर लो हमारे से, बस तुमसे फिर सेल्स टैक्स वाली चीजें हम नहीं कराएंगे। तो जो रिटेलर्स छोटे मोटे हैं उनको तो हुकूमत सेल्स टैक्स बिजली के बिलों में डाल के भेज देती है, तो उन्हें सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर ही नहीं कराने की जरूरत, क्योंकि बिजली के बिल के थ्रू आप समझ लें ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो गए हैं, उन्हें लॉ में आकर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े रिटेलर्स हैं जिनकी करोड़ों में सेल है, अब वो भी कुछ अमाउंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है बड़ों और छोटों रिटेलर्स की। तो जो बड़े रिटेलर्स हैं वो आएंगे आराम से अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, वो नॉर्मल तरीके से अपना सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले जरा एक्सेप्शन पढ़ लें, किन रिटेलर्स को हमने रिलैक्स किया है। एक्सेप्ट सच रिटेलर्स, ऐसे रिटेलर्स रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू हिज, इन्होंने नहीं रजिस्टर कराना अपने आप को, बस बिजली के बिल में टैक्स लग के आ गया, दैट्स एनफ। ये तो हो गए मोहतरम, हमने लिख लिया छोटे रिटेलर, बिजली के बिलों वाले। अब बड़े रिटेलर्स के बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स नहीं आता लग के। बड़े रिटेलर्स के बारे में सुने, a retailer who is liable to pay sales tax। who is liable to pay sales tax का मतलब अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो फिर समझ आएगा। who is liable to pay sales tax, who is liable to pay sales tax का मतलब पता है क्या है? वो बड़े रिटेलर, बोले वो बड़े रिटेलर जिनके बिजली के बिलों में टैक्स लग के नहीं आता, वो बड़े रिटेलर, लिखें वो बड़े रिटेलर जिनके बिजली के बिलों में टैक्स लग के नहीं आता, इन्हें फिर नॉर्मल तरीके से हर महीने की 15 तारीख को टैक्स जमा कराना पड़ता है। वो बड़े रिटेलर जिनके बिजली के बिलों में टैक्स लग के नहीं आता, दे आर लायबल टू पे सेल्स टैक्स, फिर उन्होंने टैक्स पे करना है, लेकिन किस तरीके से? नॉर्मल तरीके से। अच्छा यार आगे आए, इंपोर्टर में कोई बड़े छोटे नहीं,
₹10 की चीज भी इंपोर्ट करेंगे, यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स। होलसेलर ₹10 की चीज भी होलसेल करके बेचेंगे, यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। ये जो 2 रिलैक्सेशन हैं सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही है, मोटी मोटी रिलैक्सेशन, कि अगर छोटे मैन्युफैक्चरर है वो बेशक अपने आप को रजिस्टर ना करवाएं। ओके, आ जाए वापस। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। ये क्या मतलब है? वापस आ जाए चैप्टर 22 में। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, हा हा हा। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। ये जरा गौर से सुनना है अब आपने। देखें, क्लास के अंदर पहला दिन था, बच्चे आए 70 बच्चे, उन्होंने अपने आप को एनरोल कराया हुआ था। 20 बच्चों ने एनरोल नहीं कराया हुआ था। पीछे से प्रिंसिपल साहब ने उसको इशारा किया, यार ये जो 20 बच्चे ने इनको बैठा रहने दो, इनको तरगीब दो एनरोल कराने की, फीस आएगी इनसे, बैठा रहने दो, बैठा रहने दो, इन 20 बच्चों को बैठा रहने दो। सर ये तो एनरोल्ड नहीं है। नहीं 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 यार, एनरोल्ड बोल दो, इनके साथ एनरोल्ड का लफ्ज बोल दो, परेशान ना हो। रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। इनके साथ में एनरोल्ड का लफ्ज बोल दो क्योंकि इनसे फीस आनी है। अच्छा चलो ठीक है यार। अब जब क्लास शुरू हुई तो क्लास में आके नोट्स बांटे जाने लगे। तो जब नोट्स बांटे जाने लगे तो उन बच्चों को हमने नोट्स नहीं बांटे। कहा जी क्यों? कहा अब तो उनको फायदा दे रहे हैं ना, तो थोड़ा एहसास तो दिलाए ना उनको। अब उनको फायदा देने की बारी आए तो लॉ मेकर कहते हैं नो यू आर नॉट रजिस्टर्ड। अब आपका हक नहीं है नोट्स के ऊपर, आप फीस जमा कराओ, फिर आपको क्या मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा अब जरा सेल्स टैक्स के एतबार से ये बात समझें। एक है मैन्युफैक्चरर होंडा, तो होंडा मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। होंडा तो रजिस्टर्ड है, उसमें तो कोई मसला नहीं, वो तो अच्छे लोग हैं। एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसके एम्प्लॉइज 12 हो गए हैं। ओए होए होए होए, 2 बंदों को उसने नौकरी दी अभी अभी, उसके एम्प्लॉइज 12 हो गए हैं। नाउ ही इज लायबल टू बी। अब वो दिल ही दिल में सोच रहा है यार छोड़ो परे, मैंने क्या कराना अपने आप को रजिस्टर करा के। लॉ मेकर कहते हैं ना 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 ना, यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, देयरफॉर मैं तुम्हें बोलूंगा आज के बाद रजिस्टर्ड, इसलिए बोलूंगा कि तुमसे टैक्स लेना है। हाँ जब कभी कोई लॉ में बेनिफिट मिलना हुआ ना, जैसे लोगों को रिफंड वगैरह मिलते हैं या और कुछ होता है, वो तुम्हें नहीं दिया करूंगा, लेकिन जब टैक्स लेने की बारी आएगी तब तुम्हारी जान ले लूंगा। इसलिए भाई ये अजीब सी बात नहीं है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना कि लॉ मेकर ने लिखा हुआ है जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है वो भी रजिस्टर्ड है, तो वैसे ही उसने जरा कह दिया ताकि ये लोग जल्दी जल्दी आके अपने आप को रजिस्टर करा लें, बट नॉट रजिस्टर्ड। लेकिन याद रखिएगा ये अभी तक रजिस्टर नहीं कराया हुआ इन्होंने अपने आप को, लेकिन फिर भी हम इनको फिलहाल आर्जी तौर पर क्या कह रहे हैं, रजिस्टर्ड, क्योंकि इनसे फ्यूचर में टैक्स आने की उम्मीद है। तो रजिस्टर्ड पर्सन 2 हो गए, द वन हु इज रजिस्टर्ड एंड वन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। लेकिन यहां पे थोड़ा सा लॉ मेकर ने ना नीचे गुस्सा निकाला है इन लोगों पे। गुस्सा पड़े क्या निकाला है, however a person liable to be registered but cannot claim the benefits available to registered person। आप टीचर क्लास में बोतलें बुला दें तो उनको नहीं बुलाई जाएंगी। cannot claim the, आप बुला के देखें तो सही कभी, cannot claim the benefits available to registered person। तो जो रजिस्टर्ड बंदे को बेनिफिट मिल रहे हैं वो इनको नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या है लॉ में 1 2 3 4 हजारों बेनिफिट हम पढ़ेंगे। जरा सेल्स टैक्स खुलने तो दें अच्छी तरह किसी दिन, तो हजारों बेनिफिट पढ़ेंगे टाइम आने पे। एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%, तो माइनस करने की जात होती है, लेकिन इसको माइनस करने की जात नहीं होगी। चलें छोड़ें, अभी बेनिफिट्स बहुत सी हैं, वो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। चलें जी आज के लिए इतनी थ्योरी काफ़ी है, ये 2-3 लाइनें पढ़ लें, फिर आज सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे हम सेल्स टैक्स का। गुड्स क्या है यार, गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लैंड, तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गाड़ियां, आइसक्रीम, टूथपेस्ट पड़ा था, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। लैंड बिल्डिंग पे सेल्स टैक्स नहीं लगता, याद रखिएगा, लैंड बिल्डिंग पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। चंद और चीजें हैं जिन पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम्स, डेटर। आप कहेंगे सर डेटर को तो सेल होती है, सेल्स पे सेल्स टैक्स लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये वो बात नहीं करा। डेटर को सेल होती है, उस पर सेल्स टैक्स लगता है। दुनिया में ना आजकल डेटर भी बिकते हैं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को डेटर बेचते हैं। ये कॉलेज में भी हो सकता है। इस कॉलेज वाले को कहेगा यार इस बच्चे को इधर से शिफ्ट कर दो, तुम इधर से शिफ्ट कर दो, तुम इधर से फीस ले लेना, ये बच्चे की इधर से फीस ले लेंगे। इसको कहते हैं डेटर सेल करना। तो छोड़े पर दुनिया में आज बहुत कुछ हो रहा है, तो बस आप सीधी सी बात याद रख लें, डेटर्स कोई चीज होते हैं जो बिकते हैं, लेकिन उनका बेचना सेल्स टैक्स में टैक्सेबल नहीं है। मनी, मैंने ऐसी जेब से निकाल के इनको 200 रुपये दिए,
तो इसने कहा सप्लाई, नहीं 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 यार ये सप्लाई नहीं है, ये नहीं 200 रुपए निकाल के दूं सर 34 और दें जरा, पता नहीं आ रहा हाथों में है। स्टॉक्स, शेयर्स, स्टॉक भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है तो फिर गाड़ियां फारग होगी, कल के हम क्या पढ़े हैं, फिर टूथपेस्ट फारग हो गए। नहीं 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 यार ये स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है खुदा के लिए, फिर तो लॉ ही पूरा खत्म हो जाए। ये स्टॉक का मतलब शेयर्स के लिए यूज होता है बाहर के मुल्कों में, बल्कि पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं वैसे, स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक से मुराद स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, स्टॉक से मुराद है शेयर्स। बाहर के मुल्कों में तो कहा ही शेयर्स को स्टॉक्स जाते हैं अक्सर, पाकिस्तान वालों ने भी इसलिए नाम शेयर एक्सचेंज नहीं रखा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज नाम रखा हुआ। लेकिन ये स्टॉक से मुराद अगेन इट इज नॉट अ स्टॉक इन ट्रेड, ये इन्वेंट्रीज नहीं है। ये क्रेस्ट, क्रेस्ट, ये क्रेस्ट एक कंप्यूटर सिस्टम है जो क्रॉस मैच करता है ब्लड को, अंदर के खून को। ये क्रॉस मैचिंग क्या होती है, जो चीज होंडा ने परचेज में डाली है वो जनरल टायर ने सेल में डाली होगी। अब अगर होंडा कह रहा है मेरी परचेज है और जनरल टायर नहीं मान रहा मेरी सेल है, तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर देगा एरर आ गई है। तो क्रॉस मैचिंग क्या होता है, अगर एक बंदा दावा कर रहा है पाकिस्तान में कि मैंने चीजें, तो दूसरे किसी बंदे को पाकिस्तान में दावा करना चाहिए कि मैंने चीजें, इट इज क्रॉस मैचिंग। पढ़ लें, मुश्किल से नाम पढ़ें जरा सिस्टम का। क्रेस्ट, कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेसिस इवेल्युएशन ऑफ सेल्स टैक्स, मींस द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग द सेल्स टैक्स रिटर्न। क्रॉस मैच किसको किया जाता है, परचेज ऑफ होंडा को मैच किया जाता है सेल ऑफ जनरल टायर से। होंडा की परचेज को जनरल टायर की सेल से क्रॉस मैच किया जाता है ताकि पता चल जाए कि फिगर सेम है या नहीं, परचेज ऑफ होंडा और सेल ऑफ जनरल टायर। ओके, टैक्स इनवॉइस मींस द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 23। चलें जो न्यूमेरिकल के एंड पे आ जाए, ये सेक्शन 23 में पढ़ा दूंगा ना, सब्र कर जाना, सेक्शन 23 आने दे। चलें जी, पेज 460 कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 70। क्या लेवल होगा हमारा, घर वाले समझ रहे होंगे 16 सवाल करके आया है, फिर 17वां खोला हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन 17। फॉलोइंग डाटा इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सेल कल कितने किस्म की पड़ी थी यार, सेल 3 किस्म की पड़ी थी, वैसे तो 2 थी, एक टैक्सेबल और एक एग्जाम्ड। एक सेल कौन सी, टैक्सेबल, और दूसरी एग्जाम्ड। टैक्सेबल में आगे टैक्सेबल एट 17% एंड टैक्सेबल एट 0%। क्लियर, जिसका नाम क्या रखा था, जीरो रेटेड सेल। वैसे मुझे दुख हो रहा है, आप इतनी थ्योरी थोड़ी सी याद करेंगे, क्या क्या करेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे घर में। सोना वाला, डॉक्टर सोना वाला, हाँ गुड यार, ये तो अच्छी बात है, बंदा तेज है। अच्छा जी, थोड़ा सा चैप्टर 2 भी जरा थोड़ा थोड़ा कभी उसको लिफ्ट बच्चे काम कराते हैं, उसे भी नजर मार लिया करो, एक एक सफर होता जरा नजर मार लिया करो चैप्टर 2। अच्छा, तो सेल टैक्सेबल एट 17%, इसकी कैटेगरी आज मैं आपको 2 बता रहा हूं, टैक्सेबल एट 17% की। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, ये बुरा बच्चा है, टू अनरजिस्टर्ड, ये हमने आज एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस किया था थोड़ी देर पहले, अनरजिस्टर्ड, बुरा बच्चा। अच्छा, अब भाई सवाल ये है कि होंडा एटलस कार के पास डॉलेंस वाले आए गाड़ी लेने, यार हमें 4-5 गाड़ियां पैक करके दे दो, ये पैक नहीं होती, ले जाएं आप, 4-5 गाड़ियां हमें दे दो। तो होंडा सेल करने लगे टैक्सेबल गाड़ियां 17% पे, किन लोगों को, रजिस्टर्ड, क्योंकि डॉलेंस तो अच्छे लोग हैं। डॉलेंस वालों से हमने पूछा यार आप कॉटेज इंडस्ट्री है, डॉलेंस ने चुराक के मैं कॉटेज इंडस्ट्री, लेवल चेक करा तो मेरा, मैं कहां से कॉटेज इंडस्ट्री हूं, मैं बिग इंडस्ट्री हूं, तो मैंने अपने आप को रजिस्टर भी कराया हुआ है। तो डॉलेंस वालों से हमने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा, सेल्स टैक्स वाला STRN, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा। जब डॉलेंस वालों से हमने उसका सेल्स टैक्स टू रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, डॉलेंस वालों से जब हमने उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा तो उन्होंने बता दिया, तो हम बड़े कंफर्टेबल हो गए और हमने इनको 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10 हज़ार में बेच दी।
इनको 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10 साल में बेच दी। थोड़ी देर में एक बंदा आया, बड़ी बड़ी मूंछें और भाई गाड़ी चाहिए। ठीक है भाई गाड़ी चाहिए, बैठे हैं आप तशरीफ रखें, बोतल पिलाएं यार इनको। अच्छा शहर कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? सबसे महंगी वाली चाहिए मुझे। नहीं हमारे पास सबसे महंगी 30 लाख वाली है बस। चलो ठीक है यार, ये गाड़ी यार आप मुझे दे दें। अच्छा यार आप तो क्या काम करते हैं? यार मैं इंपोर्टर हूँ। अच्छा इंपोर्टर है आप, माशाल्लाह। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे? हमारा चाल रजिस्ट्रेशन नंबर। वो आओ पहाड़ों में से अफगानिस्तान को रास्ता निकलता है, वहां से सामान आ जाता है। बस चुप कर जाओ, मैं कोई नहीं बताता तू तक हुकूमत को। और एक दो बंदे बीच में आते हैं, उनको मैंने मिलाया हुआ साथ। तो बस इंपोर्टर हूं मैं, रज के सामान इंपोर्ट करता हूं, लेकिन सेल्स टैक्स में अपने आप को मैंने रजिस्टर नहीं करवाया। हुकूमत ने होंडा को फोन किया, बंदा पकड़ा गया। यही बंदा है, पकड़ लो इसको, जाने ना देना। लेकिन ये ना करना गाड़ी ना बेचो। बंदा बड़ा अमीर है, गाड़ी इसको बेच देना, गाड़ी बेच देना, लेकिन इसको गाड़ी बेचते हुए 3% टैक्स फर्दर लगा देना। मैंने 17 की कैटेगरी में डाला ना, क्योंकि 17 में मैं 3 ऐड कर रहा हूं। 3% टैक्स फर्दर लगा देना इस पे। कैलकुलेटर पकड़ने की जरूरत नहीं। अब 30 लाख वाली गाड़ी 20% टैक्स डाल के बिकेगी, तो 30 लाख वाली गाड़ी जब 20% टैक्स डाल के बिकेगी तो ये 35 लाख 10 हजार की बजाय 36 लाख की बिकेगी, और हुकूमत के पास ज्यादा टैक्स चला जाएगा। और हुकूमत के रिकॉर्ड्स में भी आ जाएगा कि इस CNIC वाला बंदा आया था और इस CNIC वाला बंदे ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं कराया हुआ। आगे हुकूमत की मर्जी है, जब मर्जी पकड़े ना पकड़े वो छोड़ें। इतने लोग आके गाड़ियां लेते हैं, हुकूमत किस किस को जाके पकड़ती होगी। लेकिन कम से कम हुकूमत ने छोटी सी उसको फेंटी लगा दी है कि उसको 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10 साल की बजाय कितने की मिली है? 36 लाख की मिली है। ठीक है, तो ये भी टैक्सेबल गाड़ी बेची है हमने, उसे कोई कल वाली छोटी गाड़ी नहीं बेची। कल एक मिसाल दी थी आपको, कल वाली छोटी गाड़ी नहीं बेची, ये भी हमने उसे बड़ी टैक्सेबल गाड़ी बेची है। लेकिन इस पे हमने कौन सा टैक्स डाल दिया है? फर्दर सेल्स टैक्स। बोले फर्दर टैक्स डाल दिया हमने इस पे। क्लियर? और अगली सेल आपको पता है, वो राणा टोंगा का फोन आया था बाहर के मुल्क से कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो आपने 30 लाख वाली गाड़ी श्रीलंका में 30 लाख की एक्सपोर्ट कर दी थी। और फिर हुकूमत ने कहा था होंडा कार्स आप छोटी छोटी गाड़ियां अगर आप बना रहे हो तो ऐसा करो 10 लाख वाली 10 लाख की बेचते रहो, ये 11,70,000 की बेचने की जरूरत नहीं है। तो बता दें आप सेल टोटल कितने किस्म की हो गई? 4 किस्म की। नंबर 1 टैक्सेबल एट 17%, उसमें 17 वाली भी कैटेगरी है और 17 में 3 डाल के भी कैटेगरी है, और जीरो रेट सेल और एग्जाम्प्ट सेल। चलें जी स्टार्ट। फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि न्यूमेरिकल एक महीने का होगा, साल का नहीं होगा। टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड, फिगर्स क्यों देख रहे हैं यार? ऐसे देख रहे हैं 900। अच्छा ओ भाई, सवाल पढ़ते हुए फिगर्स नहीं देखते, जब सवाल एक तो आप पढ़े हो। टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड सेट कर दो वैसे यहां तक पे। अच्छा टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड, टैक्सेबल सेल टू एक्सपोर्ट सेल, कौन सी? आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, एक्सपोर्ट सेल, और आखिर में एग्जैम्प्ट सेल। तो सेल कितने किस्म की हो गई? 4 किस्म की हो गई। अच्छा जी, ये वाली बता दें इसका क्या करना है? इस पे कितना लगाना है? 17%। इस पे 17 प्लस, ये मैं ऐड का साइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे 0%, इस पे क्रॉस। कौन सी सेल है ये? एग्जाम्प्ट सेल। तो एग्जाम्प्ट सेल के ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाना। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। ये तो सेल हो गई। अब बिजनेसमैन ऑब्वियसली सेल ही तो चीजें नहीं करता, उससे पहले क्या करता होगा? बाय भी करता होगा, परचेजेस भी करता होगा। परचेजेस 2 किस्म की पेपर में आपको आया करेंगी। कौन कौन सी? परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। बस जैसे ही पेपर आएगा ना, तो पेपर आते ही बच्चे देख रहे होंगे सवाल कितने हैं, आपने सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल में जाके ढूंढा करना है परचेज अनरजिस्टर्ड की कितनी है और उसे काट दिया करना है और रिलैक्स हो जाना है। परचेज अनरजिस्टर्ड को आपने पेपर में काट दिया करना है, काटते हैं फिर इसकी वजह डिस्कस करते हैं। पहले 15 मिनट में रीडिंग टाइम में चुप करके काट देना आप। परचेज किससे? फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। इसकी जरा वजह समझ लें गौर से। अच्छा भाई सेल के लिए तो आपको पता है आपको पता है ना, सेल वाली साइड डेटर वाली साइड होती है और परचेज वाली साइड क्रेडिटर वाली साइड होती है। तो सेल जब होनी होती है तो लोग हमारे पास आते हैं। होंडा के पास इंपोर्टर बुरा वाला आया था, होंडा के पास राणा टोंगा आया था, होंडा के पास छोटी गाड़ी बंदा को लेने आया था। तो सेल तो होती है तो होंडा के दफ्तर में लोग आते हैं, लेकिन जब परचेज करनी हो तो होंडा वाले किसी के पास जाते हैं। तो होंडा वाले परचेज करने गए जनरल टायर, तो जनरल टायर वालों से कहा आप अपना रजिस्ट्रेशन, जनरल टायर ने कहा हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये, आए आप बैठे, टायर कौन सा पसंद करेंगे आप?
आपको घुमा घुमा के भेजेंगे टायर इधर से, टेंशन ना ले आप, डंडा पकड़े और टायर ले जाए। तो परचेज हमने किससे की? फ्रॉम जनरल टायर, बिल्कुल जनरल टायर से परचेज की। तो लाख वाला टायर 1,17,000 में हम बाय करेंगे और 17,000 इस पे टैक्स पे करके आ जाएंगे। तो इट इज परचेज फ्रॉम, इस परचेज को आपने न्यूमेरिकल में पकड़ना है और इस पे 17% लगा देना है, जैसे हमने परसों भी लगाया था। अगला काम, अब होंडा कार्स वालों ने इससे पूछा यार वो कारपेट वगैरह कोई अच्छे, कुछ शीटें वगैरह नीचे मैट वगैरह गाड़ी के रखने होते हैं, वो कोई अच्छे मिलते हैं कहीं से? कोई हमारा वो पुराना सप्लायर जरा बड़ा तंग कर रहा है। उसने कहा हाँ ये जाए पिछली गली में एक दुकान खुली है नई, अभी कुछ दिन हुए हैं खुली है, काफी अच्छे उसके मैट हैं, मैं घर में भी वहीं से लेके गया हूँ, तो आप गाड़ी में वो लगा लें, जाए जरा ट्राई करें। तो होंडा कार्स वाले चले गए पिछली गली के अंदर, पिछली गली में गए तो उससे पूछा हाँ यार क्या हाल है तेरा, खैरियत से हो? तो उसने कहा हाँ भाई मैं ये बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, अगर आप अपनी गाड़ी के लिए खरीदना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप हमारे से खरीदें और अपनी गाड़ियों में लगाएं। आपने इधर ही बैठे बैठे नजर मारी, आपने कहा यार ये 13-14 बंदे घूम रहे हैं, हाँ ये एम्प्लॉइज हैं मेरे। ओ तेरी खैर, 13-14 बंदे एम्प्लॉइज हैं तेरे? यार तेरी तो बड़ी इंडस्ट्री है यार, लेवल है तेरा, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरा बता। हाँ चलो रजिस्टर, भागो भाई इधर पे, हमने रजिस्टर कराते अपने आप को, जैसे शिकायत लगानी है जाओ हुकूमत को लगा दो, हम रजिस्टर नहीं कराते। बड़े लोग ऐसे आपको मिलेंगे, कोई मसला ही नहीं, कभी आप चले मेरे साथ टाइम निकालें, बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर ही, बट ही वाज लायबल टू बी। अब आप उससे बाय करने गए हैं चीजें। अच्छा जब वो बंदा आपको बिल बना के देगा, जब वो बंदा आपको बिल बना के देगा तो वो तो सेल्स टैक्स में क्या है? रजिस्टर ही नहीं है, वो आपको बिल बना के देने लगे। अब जब वो आपको बिल बना के देने लगे तो वो बिल पे लिखेगा 1,17,000, आपने उतार लेना जूता, आपने कहना मैं 17,000 तुझे क्यों दूं, तूने ये हुकूमत को तो देना ही नहीं, तू तो रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ अपने आप को। और याद रखिएगा आप उसे लाख ही दे के आते हैं, एक बात याद रखिएगा। इसी तरह अक्सर हुकूमत होटलों को पकड़ती है आजकल, कुछ होटल होते हैं सेल्स टैक्स डाल के चीजें बेच रहे होते हैं, हुकूमत जाके पकड़ती है कि आपने अपने आप को तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ, आप कैसे सेल्स टैक्स में बिल डाल के चीजों को बेच रहे हो। तो ये तो अक्सर होटलों को सुनने में आता है, अखबार में पकड़ लिया हुकूमत ने। तो इसी तरह के लोग होते हैं, चीजें बेच रहे होते हैं लेकिन अपने आप को रजिस्टर। अब आप होंडा कार्स के जूते पहन के देखें, होंडा कार्स को बिल्कुल मना नहीं है ऐसे लोगों से चीजें ना खरीदें। यार ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा होता ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया के कारोबार बंद करा दें। बच्चे पता नहीं कैसे सवाल पूछते हैं, सर वो फिर कारोबार कैसे कर रहा है? आप क्या मतलब जहां जहां लॉ फॉलो नहीं हो रहा सारे कारोबार दुनिया के बंद करा दें? कारोबार दुनिया के चलते रहने और वो कारोबार बंद नहीं होंगे। होंडा जाएगा, जाके उनसे चीजें खरीदेगा। बस एक थोड़ी सी बात जहन में होंडा रख लेगा कि हमने खरीदते हुए 17% पे नहीं किया था। तो बता दें परचेज जब हम अनरजिस्टर्ड से करते हैं तो 100 वाली चीज कितने में खरीद के आ जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर 17% लगाने की पेपर में जरूरत नहीं है। इसको काट देते हैं, अब सवाल शुरू करते हैं। अच्छा यार, सेल कितने किस्म की पड़ी है? 4, और नीचे परचेज, ओहो एक किस्म की ना हजरात, प्लीज परचेज एक किस्म की पड़ी है। सेल कितने किस्म की पड़ी है? 4, और परचेज। तो ये जो टायर खरीदे होंगे हमने तो चारों किस्म की गाड़ियों में लगाए होंगे या एक्सपोर्ट वाली गाड़ियां ऐसे ही बेच दी होंगी, टायर खुद लगा लेना टूंगा, लगा के भेजे होंगे। छोटी गाड़ियों में भी टायर लगा के भेजे होंगे, इन दोनों को भी टायर लगा के दिए होंगे। अब बता दें क्या चीज अलग अलग पड़ी हुई और क्या चीज अलग अलग नहीं पड़ी हुई। सेल कितने किस्म की पड़ी हुई है हमारे सवाल में? 4 किस्म की। और परचेज, अब अगर परचेज एक किस्म की पड़ी हुई है, सेल 4 किस्म की पड़ी है, तो मसला क्या आ गया? अपोर्शन एलोकेट करना पड़ेगा। किसको एलोकेट करना पड़ेगा? किस में, किसको किस में एलोकेट करना पड़ेगा? परचेज में देखना पड़ेगा ना यार। अब हमें तो सवाल वाले ने नहीं बताया कि कौन कौन सा टायर किस किस गाड़ी में इस्तेमाल हुआ। अब हम मजबूरी में पेपर में क्या करेंगे? हम मजबूरी में यही अज्यूम करेंगे प्रोपोर्शनेटली इस्तेमाल हुए, और तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, बाहर निकल के तो नहीं जा सकते उनके दफ्तर में, दसो भाई। तो सवाल ने क्या चीज अलग अलग करके दे दी? स्काई ब्लू वाली। क्या चीज सवाल ने अलग करके नहीं दी? येलो वाली। क्या? परचेज। अब परचेज को क्या करना है? अपोर्शन। अब कुछ लोगों ने कहा परचेज को सेल पे पोर्शन कर दो, लॉ में करने का नहीं, परचेज पे 17% लगा लो फिर सेल पे पोर्शन कर देना। अच्छा एक बात ना इस सवाल में नहीं लिखी हुई, वो लिख लें, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ऑल फिगर्स आर, ये लाइन आई कैप लिखता है, ये लाइन आई कैप अपने सवालों में लिखता है, इधर नहीं लिखी हुई, माजरत, मैं इधर किताब में डाल दूंगा। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। सारी फिगर्स में सेल्स टैक्स नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए परेशान ना हो। अगर 2 लाख है तो 2,34,000 नहीं होगी ये फिगर, फिर ये 2 लाख ही होगी। अगर 1 लाख है तो 1,17,000 नहीं है ये फिगर्स, ये 1 लाख ही है। इन पे डायरेक्ट हम 17 लगाएंगे जहां जहां जरूरत पड़ी। अब इसमें 2 राय थी, कुछ लोगों की राय थी परचेज को सेल पे पोर्शन कर दो, कुछ ने कहा परचेज पे 17% लगा के सेल पे पोर्शन कर दो। तो हम परचेज पे 17% लगाया करेंगे, फिर इसको किस पे पोर्शन कर दिया करेंगे? सेल पे। जी वो तरीके हैं कई, जो आप तरीका चल रहा है मैं तो वही आपको पढ़ाऊंगा जो तरीका चल रहा है आजकल। ओके
चलें जी, वर्किंग वन जी। और वो तो पेपर में बता देगा ना हमें, ये तो प्रैक्टिकल नेचर का आपने सवाल पूछा ना, पेपर में तो लिख के बता देगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। हम थोड़ी सी तहकीक और छानबीन कर लेते होते हैं, नहीं करेंगे तो वो ठीक है, किसी और से दुकानदार से चीजें खरीद लें जाके। वर्किंग वन, वर्किंग वन किसको तकसीम करना है, तो फिर वर्किंग वन में परचेज को पकड़ लो, परचेज को पकड़ के तकसीम करेंगे। लेकिन इनपुट टैक्स की डेफिनेशन किसी को याद हो, परचेज इंटू 17%, परचेज इंटू 17%। तो इनपुट टैक्स पहले हम कैलकुलेट करने लगे हैं किस परचेज पे, रजिस्टर्ड वाली पे, बोले परचेज इंटू 17%। ये वो जो हम टायर खरीदने गए थे उस वक्त हमने टैक्स पे किया होगा, परचेज इंटू 17% जी 680। अब अगर आपने एक सेकेंड, अगर आपने इस वर्किंग को क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हैं। मेरी छोटी सी एक सजेशन है, अगर आपके दिल को लग जाए कि परचेज अनरजिस्टर्ड लिख के अगर आप इधर डैश डाल दें तो 0.5 मार्क्स शायद आपको एग्जामिनर ज्यादा दे दे, क्योंकि शो एक्सक्लूजन एक लफ्ज होता है ना न्यूमेरिकल में, किसी चीज को एक्सक्लूड करना है तो शो कर दें। तो किसको हमने कंसिडर करना है पेपर में, 4000 को, किसे इग्नोर करना है 1000 को। जिस 1000 को इग्नोर करना है, सोल्यूशन कभी भी साथ मैच ना कीजिएगा, सोल्यूशन तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आना जब तक कि मैं पूरा पैटर्न पे नोट ना कर दूं। सोल्यूशन तो मैंने करवाना भी नहीं जो हुआ है, पहले डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा आपको। ओके जी, परचेज रजिस्टर्ड वाली डाल दें और अनरजिस्टर्ड वाली इग्नोर कर दें। आप बता दें हमारी परचेजेस का 17% कितना बन गया। वर्किंग टू की हेडिंग बताएं क्या बनेगी। वो जो मसला आया क्या, एक्सीलेंट, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट किसकी, नहीं अब तो मैंने 17 लगा दिया ना इस पे। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट अमंगस्ट सेल, किस में तकसीम कर दो, सेल में। तो परचेज पे तकसीम कर दो सेल में, लेकिन याद रखिएगा परचेज पे 17 लगा के सेल पे तकसीम करना है। चलें स्टार्ट करें। सेल बता दें कितने किस्म की है, 4 किस्म की है। सेल कितने किस्म की है, 4। लेकिन प्लीज इसको फिलहाल मैं एक ही कंसिडर कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है। चलें सेल बता दें कितनी कितनी है। रजिस्टर्ड बंदों को 900, ये मैं वैसे ही नोट कर रहा हूं, आप ना नोट कीजिएगा। रजिस्टर्ड बंदों को 900, बुरे बच्चों को 800, बाहर के मुल्क में 500 और एग्जाम्प्ट सेल 300। अब चारों सेल्स को आपने इधर बुलाना है। सेल्स आपने लिखना शुरू करनी है। सबसे पहले कौन सी, टैक्सेबल। इसमें 2 कैटेगरीज नहीं बनानी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। ये मैं किसी वजह से टैक्सेबल ही है तो इसलिए इसको हम ना 900 जमा 800, इधर 1700 ही लिख देंगे। फिर बाद में न्यूमेरिकल में मुझे याद कराइएगा कुछ करना है इनका, वो मैं करा दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल इनको ऐड करके लिख दें। तो टैक्सेबल सेल हजरात कितनी हो गई, 1700। एक्सपोर्ट सेल 500 और एग्जाम्प्ट 300 जी। टोटल बता दें 2500। बता दें जी हमारे सेल के टी काउंट का कैरी डाउन क्या होगा, 2500। सेल के टी काउंट का कैरी डाउन भी यही होगा ना, तो सेल हमारी हो गई 2500। अब किसको तकसीम करना है, अब उधर ना कैमरा लेके जाओ, सारा सवाल इधर आ गया। अब कैमरा शायद उधर एंड तक लेके जाने की जरूरत ना पड़े। तो अब बता दो तकसीम किसको करना है, किस किस में, इन तीनों में। तो कैलकुलेटर पकड़े, 680 को डिवाइड करें 2500 से, क्योंकि ये रॉ मटेरियल से तीनों किस्म की गाड़ियां बनी है ना। 680 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1700, 680 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 500 136। 680 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 300 82। सही है ना, 6 जमा 2 जमा 2 10, सिफर आ गया। ये नोट कर लें यार, वर्किंग 1 और 2। प्लीज किताब पे नोट ना करें, रजिस्टर पे नोट करें। जल्दी
चलें जी, अब न्यूमेरिकल का फेस शुरू करते हैं हम। ये 3 न्यूमेरिकल अलग अलग बनेंगे। जो टैक्सेबल गाड़ियां बेची हैं वो, जो गाड़ियां बाहर के मुल्क में बेची हैं वो, और जो गाड़ियों पे टैक्स लगाए बगैर बेचे वो, तो 3 न्यूमेरिकल अलग अलग बनेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट वही होगा जो पहले दिन आपको पढ़ाया था, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको करा देता हूं टैक्सेबल वाली गाड़ियों का न्यूमेरिकल, फिर एक्सपोर्ट तो अच्छा लफ्ज नहीं है, जीरो रेट, जीरो रेट वालों का न्यूमेरिकल, फिर एग्जेम्प्ट वालों का न्यूमेरिकल। तो ये 3 न्यूमेरिकल अलग अलग बनेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। ओके, चलें जी, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि परचेज पे तो 17 लग चुके, सेल पे 17 नहीं लगा, नहीं लगाया ना हमने अभी, सेल पे 17 नहीं लगाया, लेकिन किस पे 17 लगा चुके थे। अब आउटपुट क्या होता है, सेल या सेल इंटू 17, ये तो 17 लगा हुआ पोर्शन हुआ है ना, तो इसको तो न्यूमेरिकल के फेस पे एज इट इज ले जाएंगे। तुम तीनों आ जाओ, चलें, कहां लेके जा रहे हो हमें, तुम चुप करके चलो, बस इन पे 17 लगा के लेके जाएंगे, क्योंकि आउटपुट की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, सेल इनटू 17%। टेक्निकल डेफिनेशन तो आपको याद है ना, इट इज द टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10,000 की बेचती, तो बोलें जी 1700 को पहले पकड़े, ये सेल है या सेल इंटू 17 है, सेल है, इसको इंटू क्या करना पड़ेगा 17। प्लीज मुझे ना बताइएगा कि इस पे 3% भी लगाना है, मुझे भी पता है, अभी मुझे ना बताएं, आपके दिल में कुछ हो रहा होगा कि इसमें 900 पे 17% लगाना है, 800 पे 3% लगाना है। वो न्यूमेरिकल जब एंड हो रहा होगा तो याद कराइएगा, मैं 3% लगा दूंगा, उसको प्रेजेंटेशन जरा डिफरेंट है उसकी थोड़ी, तो इसलिए फिलहाल 1700 पे 17% तो कम से कम लगाने देना मुझे। तो 1700 पे 17%, 289, इसमें से क्या माइनस करूं, इनके वाली परचेजेस, इनके वाली 1700 उठाया ना, तो फिर उसके सामने वाले किसको उठाने, तो ये वो गाड़ियां जो पाकिस्तान में बिकी, तो इन्हीं की परचेजेस माइनस होंगी ना इसमें से, तो मैच करें। क्या जवाब, क्या कितने आ गए जी, 462। टोटल करने की जरूरत नहीं आपको, फिलहाल छोड़ दें, टोटल नहीं। आगे चलें जी, अगली सेल कौन सी, बाहर के मुल्क में जो गाड़ियां एक्सपोर्ट की, वो ज्यादा, कल मैंने कहा था 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख की बेची होगी, तो फिर 500 वाली गाड़ी 500 की बेची होगी, तो 500 पे लगाएं टैक्स 0%। ये सेल कौन सी थी, ये सेल, क्या जवाब आ गया, 0। इसके अंदर कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, 136। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, एक्सपोर्टर से हुकूमत खुश होती है, और जरा आज बड़ी तफसील से एक बात सुन लें कि इसने जब रॉ मटेरियल खरीदा था ना जाके जनरल टायर से, तो इसको पता भी नहीं था ये गाड़ियां मैंने बाहर बेचनी है, तो ये परचेज पे 17 पे कर आया था टायर खरीदते हुए, तो ये परचेज पे 17 पे कर आया था, गाड़ी में आके टायर लगाए, बाहर से ऑर्डर आया गाड़ी मुझे बेच दें। जब इसने गाड़ी बाहर बेची, हुकूमत ने कहा वेल डन, तुझे 136 भी तेरा मैं वापस करती हूँ, तेरा 136 भी मैं वापस करती हूँ। बल्कि आपने इन्वेंट्रीज के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, टैक्सेस रिफंडेबल भी होते हैं, इन्वेंट्रीज के टॉपिक में पढ़ा नहीं हुआ, टैक्स IAS 2 में पढ़ा हुआ, टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं, नॉन रिफंडेबल होते हैं, तो इन्वेंट्रीज में ऐसा कुछ पढ़ाते हैं टीचर FR1 में। चलिए बहरहाल उसको छोड़ें, हम अपने इसके नॉर्मल पैटर्न से समझते हैं। तो बताएं जी, एक्सपोर्टर को क्या फायदा है पाकिस्तान में कि इसने सेल पे टैक्स नहीं लगाना, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर परचेज पे कोई टैक्स पे कराया है तो वो हुकूमत इसको वापस कर देगी, तो ये अमाउंट क्या बन जाएगी, बोलें रिफंडेबल। किसी वजह से इसका मैं टोटल नहीं कर रहा, उसमें कोई बात मैंने करनी होगी। अच्छा आगे चलें जी, एग्जैम्प्ट सेल, सेल कितनी, लेकिन इधर क्रॉस लगाए ना प्लीज, इट इज नॉट जीरो रेट, इट इज नॉट जीरो रेट, इट इज, तो देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट एंड एग्जैम्प्ट, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपने जीरो लिख दिया ना तो फिर मसला पता क्या होना है, जब आप इसके लिए 82 उठाएंगे ना, इसकी परचेजेस कितनी है 82, इसके लिए जब आपको पता है ना सेल माइनस परचेज प्रॉफिट आता था, लेकिन इस टॉपिक में सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17% करना है, तो सेल पे तो 17 लगाने की इजाजत नहीं है, छोटी वाली गाड़ियां 10 लाख वाली 10 की बेचनी, लेकिन परचेज पे तो आप 17 पे कर चुके,
ये जो आपका 82 है ना, ये डेड हो गया है, इसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये आपका डेड हो गया है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जेम्प्ट सेल में तो इनकम टैक्स में पढ़ाया जाता था, फायदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे एग्जेम्प्ट सेल में तो इनकम टैक्स के टॉपिक में पढ़ाया जाता था, फायदा होता है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट सेल है, फायदा ही फायदा, बेचते जाओ चीजें, कोई टैक्स नहीं। लेकिन इधर एग्जेम्प्ट सेल वाले को सर कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, इसको 136 वापस मिल रहा है, इसको 82 देने से हुकूमत इनकार कर रही है। तो ये क्या एग्जेम्प्ट सेल हुई जिसमें दुकानदार को नुकसान हो रहा है? भाई ये लोग बहुत तेज होते हैं, इनको पता होता है कि हमें नुकसान होने, हुकूमत को भी पता होता है इन्हें ये नुकसान होना है, क्योंकि ये हुकूमत ने इनका ये टैक्स वापस नहीं करना, इसलिए ये लोग करते हैं कि अपनी प्राइस में ऐड कर देते हैं और चीज ही महंगी करके बेच देते हैं। ठीक है, शायद इन्होंने गाड़ी जो छोटी वाली बनाई थी ना, इन्होंने सोचा था 9.5 लाख की बेचेंगे, लेकिन जब इनको पता चला कि इनको यहां से नुकसान होना है तो इन्होंने 9.5 लाख वाली गाड़ी 10 की कर दी। लेकिन ये नहीं होगा कि ये इन्होंने खुद ही 50,000 प्रॉफिट अपना डाल दिया बीच में, लेकिन ये नहीं होगा 10 लाख वाली 11,70,000 की बेचें, सेल्स टैक्स नहीं डाल सकेंगे। बाकी आपकी अपनी चीज है, जितनी मर्जी महंगी करके बेचें, आपको कौन है रोकने वाला। तो इन लोगों को मैंने माना बहुत नुकसान होता है, इनको टैक्स वापस नहीं मिलता, लेकिन ये लोग उसको कैसे रिकवर कर लेते हैं, अपनी मर्जी है, जैसे प्राइस बढ़ा के चीज की आप रिकवर करना चाहते हैं कस्टमर से कर लें। तो ये थोड़ी सी एग्जेम्प्ट सेल ना जरा अजीब सी है एज कंपेयर टू एग्जेम्प्ट सेल्स इन इनकम टैक्स। और इसीलिए शायद इंट्रो के टॉपिक में या FR1 में टीचर्स पढ़ा देते हैं कि अगर कभी कोई टैक्स वापस नहीं मिलना ना हुकूमत से, नॉन रिफंडेबल, तो उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट में डाल दो। ये भी तो पढ़ाते हैं टीचर, उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट में डाल दो। इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालने का फायदा ये होगा कि फिर सेल प्राइस उसको सामने रख के आप सेट कर लोगे, अच्छा प्रॉफिट आपको आ जाएगा। तो बहरहाल ये तो कहीं और की मैं बहस करने लग गया था, मादरत, आई टेक माय वर्ड्स बैक। इन दोनों सेल्स के बारे में रूल बता दें। इस सेल वाला इनपुट आपको क्या मिल जाया करेगा वापस, इस सेल वाला इनपुट आपको वापस नहीं मिलेगा, नोट कर लें। ओके, आपकी सादगी। जी, एक्सपोर्टर को क्या फायदा है? थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट और एग्जेम्प्ट सेल में आप फर्क समझ आने लग जाएगा आने वाले दिनों में। एक्सपोर्टर को क्या फायदा है? इसको रिफंड मिला करेगा, और एग्जेम्प्ट सेल वाले को क्या नुकसान है? इसका रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन ये फिर खुद कोई साइंस मार ले अपने, वो मेरे ख्याल से हमारी डिस्कशन की जरूरत नहीं है हमें उसमें, ये खुद टैकल कर ले अपने नुकसान को, जैसे भी टैकल करना है। चीज की प्राइस में बढ़ा दे, जो करे वो उसकी अपनी मर्जी है। शायद मेरे इधर बात सुने, शायद इसने सोचा हो ये चीज मैं बेचूंगा 210 रुपए की, लेकिन अब ये 300 की बेच रहे हैं, इसकी मर्जी है, महंगी करके बेच रहा होगा शायद। अच्छा हजरात, ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल के फेस पे हमने शो नहीं किया करना, ठीक है? ये सारा काट दें हम, न्यूमेरिकल के फेस पे हमने शो नहीं करना। असल में वजह ये है कि इसके तो सेल पे 0 लगाना है, तो फिर लगाने का फायदा क्या? तो हम ऐसा किया करेंगे, जैसे ही पेपर शुरू किया करेंगे ना वर्किंग, तो इसके साथ छोटा सा लिख दिया करेंगे रिफंडेबल 136 के साथ ही। तो जब इसके साथ लिख देंगे ना 136 के साथ रिफंडेबल, तो पेपर में हमारी ये वाली वर्किंग अवॉइड हो जाएगी, ये वाली वर्किंग अवॉइड हो जाएगी। ये तो वैसे ही डेड है, ये 82 तो वैसे ही डेड है, और सेल वैसे ही माफ है, तो इसको शो करने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं, सिरे से इसको शो करने की जरूरत ही नहीं। तो न्यूमेरिकल में ये वाली जगह सेव हो जाया करेगी, लेकिन ये रहेगा, ये न्यूमेरिकल के फेस पे रहेगा, ये न्यूमेरिकल के फेस पे रहेगा। अब हम फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश सफे पे न्यूमेरिकल का फेस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल अगेन। अब फेस बनाए न्यूमेरिकल का। चलें जी, सबसे पहले बात करता हूं मैं 82 की। ये तो क्या है, इसको तो मुंह पे लाने की भी जरूरत नहीं है, फेस पे लाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? रिफंडेबल। इस पे 0% लगाएंगे, फायदा क्या होगा? छोड़े पे बस ये क्या मिल जाने, रिफंड। वर्किंग में जाएं, रिफंडेबल और डेड लिखें।
अच्छा ये जो बिल्कुल ये होंठों के नीचे आप इसे क्या थोड़ी कहते हैं? थोड़ी तो इंग्लिश में क्या? छिन, छिन शरीफ। तो ये जो आपके नीचे छिन शरीफ का बॉटम है ना, ये फेस, तो यहां पे आपने एक छोटी सी लाइन लिखा करनी है इंग्लिश में। वो लाइन इस 82 के बारे में लिखनी, वो लाइन इस 136 के बारे में लिखनी है। वो लाइन सुन ले आपने क्या लिखा करनी है, बस इंग्लिश में एक लाइन लिख देनी है। ये लाइन प्लस माइनस फिगर्स करते हुए कहीं यूज नहीं होनी। एक जिसको कहते नहीं NOTE नोट दे दें, तो एक नोट देना है आपने न्यूमेरिकल के फेस पे। 8-10 लाइनें मेरी यहां आएंगी, अभी वो मैं बताता हूं क्यों आएंगी। 8-10 लाइनें मेरी यहां आएंगी, फिर मैं एंड पे एक नोट दे दिया करूंगा। अब ये प्रॉपर एग्जाम लेवल का फेस बन रहा है। रिफंडेबल अगेंस्ट या ऑन, रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल। कितना रिफंड है जी? 136। ये फिगर आपने प्लस माइनस में आप कहीं यूज नहीं करनी, बस एक दफा आई कैप को लिख के बता देना कि ये 136 हुकूमत हमें वापस कर देगी, और इस 82 को कहीं नहीं लाना, इसकी जरूरत ही नहीं। एग्जाम को जैसे उधर इग्नोर करते थे इधर भी इग्नोर करें। ओके, अब जो न्यूमेरिकल का फेस शुरू करते हैं, इसके साथ छोटा सा लिख लें, इसे आप बिल्कुल फेस पे माइनस करें, नो प्रॉब्लम, इसे फेस पे लाके माइनस करें, ये तो आपकी नॉर्मल परचेज है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बताएं जी, तो पीछे बच कौन सी सेल गई? 1700। पीछे बच कौन सी सेल गई? 1700। तो 1700 पे लगाएं 17%, 289। वो जो दिल में हल्की सी एक मक्खन में बाल की तरह अटका हुआ है 3%, उस बाल को थोड़ी देर के लिए अपने सर पे लगा लें। 1700 17%, 289। अच्छा जी, इसमें से कितना माइनस करना है? अभी नोट नहीं करना। इसमें से कितना माइनस करना है? 462। आप इमरान खान के पास ही कैलकुलेशन लेके गए, इमरान खान ने कहा 289 माइनस 460। यार नहीं यार, इधर भी रिफंड मांग रहे तू यार, रशीद ना कर यार। ओए माय नेम इज मिस्टर एक्स। अच्छा 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 अच्छा, एक्स ना कर यार, ना यार ना, ये नहीं यार नहीं यार, अंदर बुला इसको, अंदर बुला। नहीं नहीं सर, सर जाने दे बाहर, सर बच्चे सर, अंदर बुला इसको। लोअर ऑफ लिख। ओ सर इधर भी लोअर ऑफ, हाँ चुप, लोअर ऑफ लिख। शर्म नहीं आती तुझे? जी क्या? जो जो तू बोल रहा था ये वो तो एक्चुअल था ना, कितना? कोशिश। और इधर आपको पता है कि लोअर ऑफ में लॉ में अगर अपनी तरफ से कोई लाइन डालता होता है हर दफा, कभी सी इज लोअर ऑफ टेक्स्ट राइट में लगा होता है, इधर एक रूल है 90% ऑफ आउटपुट। 90% ऑफ आउटपुट अक्सर आपने पढ़ा होगा, सी इज लोअर ऑफ, तो फिर उसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं अपनी अपनी तरफ से कह रहा होता है, कभी इसकी परसेंटेज लगा लो, कभी इसकी। तो आज एक नई टर्मिनोलॉजी हम ऐड करने लगे हैं। एक्चुअल तो वही वाला जो माइनस करने को दिल चाह रहा था, लेकिन कंपेयर कैसे करें? 90% ऑफ आउटपुट से। बताएं जी ये कितना है? 289 का 90%, 260। लोअर क्या? 260। लोअर क्या आ गया? 260। ये थोड़ा सा हुकूमत ने जरा जुल्म किया इसके साथ, चले खैर है। अच्छा जी, 289 माइनस 260, 29। बेचारा रिफंड लेके जा रहा था, हुकूमत ने कहा, इमरान खान ने कहा भाईजान 29 रुपए का टैक्स दें, 29 रुपए। अब वो जो आपके मक्खन में बाल, वो मुझे बता दें क्या मसला पड़ा हुआ है? ये जो 1700 की सेल है, इसमें 800 की सेल पर अभी सिर्फ कितना लग चुका है, कितना और लगाने वाला रहता है? इसको ना अलग लाइन के तौर पे ऐड किया करना है ताकि प्रॉपर जरा नजर आए, ये बड़ा बड़ा करके ऐसे खूबसूरत करके ना, एक भी ऐसे पूरा इसका लिबास लंबा से बना के ऐड 3%। इसका नाम है फर्दर टैक्स। बोले फर्दर टैक्स, 3% फर्दर टैक्स। लेकिन ये सिर्फ आपने पता कौन से पे लगाने? ऑन सेल टू अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड वाली सेल पे आपने लगाना है 3% फर्दर। तो अनरजिस्टर्ड वाली सेल जरा कितनी थी बता दें? कितना लग चुके हैं? 17। कितना और लगाना है? 3%, 24, 53। कोई भी सवाल पूछे बगैर पहले नोट कर लें, फिर मैं सवाल लेना शुरू करता हूं। अब ये सही है फेस, इसको नहीं मैं काटूंगा।
जी, किसी को रोने की आवाज आ रही? यस सर, हल्की आ रही है आवाज। हाथ खड़ा करके बता दें किस बात पे रोने की आवाज आ रही है। हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करें जी। 1 2 स्टूडेंट्स, 3, हाँ बता दें, बस अब हाथ खड़ा करने का मौका खत्म है। अच्छा ठीक है, आप बताएं कौन सा वाला, आप बताएं। जी जी ठीक है बिल्कुल। तो दूसरी क्लास में भी 100 रुपये इनाम मिला था, इस क्लास में भी मिलेगा अब 100 200, ये बाकी पूरा करना पड़ेगा। ये तो दे दें। हाथ खड़ा करने को तो मैंने कह दिया था, अभी आप ये पकड़ो। हाँ हाँ, तो 3 लोग थे ना, अभी देने लगा मैं आपको भी बकाया। सबर करो, अभी से काउंट कर लो, या अगर 500 का चेंज है तो वो बता दो। है तो हाथ खड़ा करने का टाइम दिया था, बस हाथ खड़ा करने का टाइम दिया था। ओके अच्छा जी, तो पहले तो अच्छा चलें जी। टैक्स दिया था वो 680 को, कहाँ से आप बोल रही हैं? हाँ ठीक है, हाँ लेकिन इसमें तो ये वाला इसको डेड हो जाना है ना, तो इसलिए इससे कंपेयर ना करें, ये तो डेड हो जाना है। अच्छा, उसका टैक्स देने को कितना दिल चाह रहा, सॉरी टैक्स माइनस करने को कितना दिल चाह रहा था? 462। अभी बात समझने की कोशिश करें, उसका टैक्स कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? 462, लेकिन लॉ की वजह से उसका कितना माइनस हो सका? 260। अब कितना माइनस नहीं सका? बोले बोले बोले, कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, कितना माइनस हो गया? क्या आप एग्री करते हैं कि 680 में ये जो 462 की परचेजेस पड़ी हैं ये बिल्कुल जेन्युइन परचेजेस हैं मेरी? क्या आप एग्री करते हैं? ये 4000 रुपए जो मैं पे करके आया था जनरल टायर को, ये मेरी सारी जेन्युइन परचेज से निकली हुई फिगर है। ये 4000 मेरी जेन्युइन परचेज है। ये 680 में इधर आके ये मेरी जेन्युइन परचेज है, इस सेल के लिए इस्तेमाल हुई। तो मेरी जेन्युइन परचेज को हुकूमत ने रोका है, तो हुकूमत अब आपको रिलैक्स करेगी। रिलैक्स कैसे करेगी वो सुन लें। कितना इनपुट माइनस कर लिया, कितना करना चाहिए था, कितना नहीं हो सका। तो ये जनवरी का न्यूमेरिकल है, फरवरी में इंशाल्लाह इसको माइनस कर लेंगे, फरवरी में इसको माइनस कर लेंगे। अब कोई इंग्लिश में कोई लाइन लिखवा दें जो प्लस माइनस का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन एक लाइन बनेगी, कैरी फॉरवर्ड। बोले इनपुट टैक्स, कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। टोटल कितना था वैसे इसका? कितना माइनस नहीं हो सका, सॉरी कितना हो गया, कितना फिर कभी माइनस कर लेंगे? 202। नाउ द फेस इज कंप्लीट, न्यूमेरिकल का फेस कंप्लीट। हाँ ये साइकिल चलेगा, हम इसको रोकेंगे भी किसी स्टेज पे जाके। वो ना हम चीजें खरीद लेते हैं, अभी बिकती नहीं है, ये भी एक गहरी बात है, या हमने करनी है, या कई दफा सस्ती बिकती हैं, ये करेंगे बात बहुत। अच्छा अच्छा भाई आगे आए आप हजरात। इसमें अब न्यूमेरिकल एक होमवर्क में ले, आप उधर हो गया न्यूमेरिकल होमवर्क में ले, चैप्टर 25 का पहला न्यूमेरिकल। अब चैप्टर 19 में से तो नहीं मिलेगा ना सेल्स टैक्स का? ओ यार ये न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकली है, देख तो सही है, नारकली है ये। हद हो गई यार, मारना है मैंने, मुझे पता है कितना बोझ डालना है आपके ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 पेज नंबर 512 512। ये न्यूमेरिकल आपने करना है। टैक्सेबल सेल किसकी? रजिस्टर्ड की, ये वाली ना। टैक्सेबल सेल किसकी? ये कौन सी? एक जीरो रेट सेल। ये कौन सी? सेल्स खत्म हो गई, सेल ओवर हो गई, समझते रहो। आगे क्या गिवन होंगी? परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड को जरा काटें, 5 लाख। इसे हैंडल कर लेंगे परचेज रिटर्न रजिस्टर्ड से। ये परचेज है, ये परचेज रिटर्न है, तो बड़े माशाल्लाह। ये परचेज है, यहां माइनस परचेज रिटर्न लिख दीजिएगा, ठीक है, बस इस तरह कर दीजिएगा। उधर परचेज की बने माइनस परचेज रिटर्न, जहां परचेज लिखी है वर्किंग 1 में तो लिख लें वर्किंग 1 में परचेज रिटर्न आ जाएगी। ये लिखिए यहाँ वर्किंग 1 में एज अ परचेज रिटर्न आ जाएगी। हो जाएगा, बहुत मुश्किल दे दिया ना, 4-5 मिनट ज़ाया हो जाएंगे मुझे लग रहा है इसके करने में, 4-5 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लीजिएगा। अच्छा यार एक काम और कर लें,
एक काम और कर लें, पेज 465 पे आए, पेज 465 पे इधर देखें, इधर देखें सारे, ये 136 के साथ क्या आपने लिखा, रिफंड होने, 82 डेड होने, और 462 फेस पे जाके माइनस होने। ये दोनों फिगर्स डू नॉट टेक ऑन फेस, यही एग्री हुए हमारा आज, बस ओवर होगी क्लास। ये दोनों फिगर्स डू नॉट टेक ऑन फेस, ये दोनों फिगर्स फेस पे नहीं जानी, बल्कि फेस पे क्या जाना है, सिर्फ 1700 फेस पे जाना है, और जाके उधर से फेस पे माइनस हो जाना है 462। तो ये जरा 6 फिगर्स हैं, इनके बारे में रूल सुन लें। ये दोनों फेस पे नहीं जानी, सिर्फ ये फेस पे जानी है, ठीक है वो।